Unacademy. Let's crack it. Civil services offer some of the most challenging assignments to an officer during the 35 years of service which he spends in a particular state. I was allocated to the state of Haryana in the Indian Administrative Service in 1977. And during my 35 years of service, there were umpteen opportunities in which I could show results. And one such opportunity came when I was appointed by the government as Excise and Taxation Commissioner of Haryana. Now, Excise and Taxation Commissioner is the officer responsible for collection of the major sources of revenue. और ये कौन कौन से रेवेन्यूज हैं? पहली तो है सेल्स टैक्स, दूसरी है पैसेंजर और गुड्स टैक्स, तीसरी है एक्साइज रेवेन्यू इत्यादि। तो जो एक्साइज रेवेन्यू है वो रेवेन्यू आती है ऑक्शन ऑफ लिकरमेंट से, और इसके तहत जो रेवेन्यू है उसका मैग्नीट्यूड हरियाणा में उस समय लगभग 1000 से 1200 करोड़ रुपए का था। और ये मैं बात कर रहा हूं आज से लगभग 25 साल पुरानी बात। तो मैंने जब एक्साइज और टैक्सेशन कमिश्नर का भार संभाला तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मुझे फाइनेंस सेक्रेटरी ने बुलाया और मुझसे कहा कि कृष्ण मोहन, इस साल विकास के कार्यों को यदि गति देनी है तो हमारे पास रेवेन्यू काफी होना चाहिए। इज इट पॉसिबल फॉर यू टू इंक्रीज द रेवेन्यू मच मोर एज कंपेयर टू व्हाट इट वाज इन द प्रीवियस ईयर्स? नाउ द प्रीवियस ईयर्स द buoyancy in the revenue was of the order of about 8 to 9%. So I said, sir, how much increase in revenue do you want? आपको कितनी रेवेन्यू इंक्रीज चाहिए? उन्होंने कहा कि अगर किसी तरह से 10 से 12% रेवेन्यू की इंक्रीज दे सको तो बहुत बड़ी बात होगी। मैंने उनसे कहा कि सर, अगर मैं आपको 25% की रेवेन्यू इंक्रीज दे सकूं, आपको कैसा प्रतीत होगा? उन्होंने कहा, तुम ऐसा कर सकते हो? मैंने कहा, सर, वी कैन डू दैट, बट प्लीज गिव मी सम टाइम and let me plan out the things. I have just joined the department and I'm going to talk with my officers and we will find out a way to increase the revenue. So जो major source of revenue increase की possibility मुझको दिखी वो थी एक्साइज रेवेन्यू की। एक्साइज रेवेन्यू जो है दो हिस्सों में आती है, एक तो एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर और दूसरा लाइसेंस फी जिसको ऑक्शन फीस कहते हैं, क्योंकि जितने लिकर वेंट्स हैं उनका ऑक्शन किया जाता है साल में एक बार, और साल भर जो है लिकर लाइसेंसी जो है वो ऑक्शन मनी के इंस्टॉलमेंट्स भी देता है और एक्साइज ड्यूटी भी पे करता है। और हरियाणा में उस समय की बात मैं जो कर रहा हूं लगभग 1000 से 1200 करोड़ रुपए की एक्साइज रेवेन्यू आती थी। अब ये मेरे सामने चैलेंज था कि मैं किसी तरह से उसको 25% की इंक्रीज दे सकूं। तो चीफ मिनिस्टर के पास मैं गया और मैंने कहा कि सर, मैंने ये बीड़ा उठाया है कि स्टेट को जो है इस बार एक्साइज रेवेन्यू में 25% का उछाल दे सकूं, इंक्रीज दे सकूं। उन्होंने कहा, तुम ऐसा कर पाओगे? मैंने कहा, सर, मुझे आपकी सपोर्ट चाहिएगी। उन्होंने कहा कि मेरी सपोर्ट हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। अगर तुम इतनी इंक्रीज दे सकते हो तो हमारे विकास कार्य, सड़कें बनवाना, पानी उपलब्ध कराना, बिजली उपलब्ध कराना, ये सारे कार्य जो है बड़ी सुगमता के साथ हो सकेंगे। तो मैं अपने विभाग में आया और मैंने अपने ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाई और मैंने तब पाया कि जो एक्साइज पॉलिसी हर साल बनाई जाती है उसके अंदर मुझे कुछ ऐसे परिवर्तन लाने होंगे जिससे कि रेवेन्यू जो है मेरी बढ़ सके। तो ऑफिसर्स जो है एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट में कई ऐसे ऑफिसर्स थे जो कि अच्छे ऑफिसर्स थे और कई ऐसे थे जिनके बारे में रेपुटेशन उनका अच्छा नहीं था। अब मेरे लिए आवश्यक था कि मैं ऐसे ऑफिसरों को निकाल के लाऊं
जिनका रेपुटेशन भी अच्छा हो, जिनकी कॉम्पिटेंसी भी अच्छी हो, जो एफिशिएंट हो, इफेक्टिव हो, और एक अच्छी पॉलिसी बनाकर लाइसेंसीज के सामने पेश करूं ताकि हमारी रेवेन्यू जो है बढ़ सके। अब हर साल लगभग फरवरी के महीने में ऑक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसके लिए पॉलिसी जो है 6 महीना पहले से ही बनाई जानी शुरू की जाती है। तो मैंने एक ऐसा ऑफिसर सिलेक्ट किया जो विभाग का था, डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर, बहुत ही एफिशिएंट ऑफिसर था, एक किनारे के स्थान पर पोस्टिंग पर लगा हुआ था, लेकिन उसको एक्साइज का बहुत अनुभव था। तो मैंने उसको अपने हेडक्वार्टर पर लाया और डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर हेडक्वार्टर इंचार्ज ऑफ एक्साइज नियुक्त किया। अब जो ऑफिसर एक्साइज का ऑक्शन कंडक्ट करता है वो प्रमुख व्यक्ति होता है, क्योंकि वो जिलों में जाकर ऑक्शन कंडक्ट करता था और हथौड़ा जो था वो चलाता था, क्योंकि ऑक्शन में बिडिंग होती है और जो भी चाहे, कोई शरारत करना चाहे, बदमाशी करना चाहे, तो वो आदमी उस लेवल पर काफी की जाता था। तो ये जो ऑफिसर उस समय नियुक्त था, मुझे उस बात का संदेह था कि शायद इसके रहते हुए इतनी ऑक्शन मेरी इंक्रीज ना आ सके, क्योंकि उसके बारे में जनरल रेपुटेशन उतना अच्छा नहीं था, इंटीग्रिटी के बारे में भी और एफिशिएंसी के बारे में ही। तो मेरे लिए आवश्यक था कि मैं एक ऐसे अफसर को नियुक्त करवाऊं जो कि पूरी ईमानदारी के साथ और एफिशिएंसी के साथ ऑक्शन कंडक्ट कराए। तो सबसे पहले मैंने जाके चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करी कि साहब, अब हमारी ऑक्शन 6 महीने बाद जो होनी है, तो उसके लिए क्या आप मुझे एक ऐसा अधिकारी दे सकेंगे जिसके बाद इंटीग्रिटी के बारे में, ऑनेस्टी के बारे में कोई डाउट ना हो। उन्होंने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी और उन्होंने एक दूसरा ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर नियुक्त किया, जो कि अगले दिन उसने कार्यभार संभाल लिया। अब मेरे सामने ये चुनौती थी कि मुझे एक बहुत ही लुभावनी और अट्रैक्टिव एक्साइज पॉलिसी बनानी थी। तो मैंने एक्साइज लाइसेंसीज को कंसल्ट करना शुरू किया। देखिए, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको कंसल्ट किए बगैर आप पॉलिसी नहीं बना सकते। तो मैराथन मीटिंग्स हम लोगों ने करनी शुरू करी और उन लाइसेंसीज के साथ बैठकर उनसे ये जानने की कोशिश करी कि पिछली एक्साइज पॉलिसी में क्या कमियां थी और नई पॉलिसी के अंदर क्या चीज डालनी आवश्यक है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बिड में हिस्सा ले सके। सो आई हैड टू present a package of a policy which may be so attractive to the contractors that they give a much higher bid during the auctions. So they suggested many areas where improvements could be made. तो मैंने वो सारे के सारे इनकॉर्पोरेट करे और एक्साइज पॉलिसी बनाकर कैबिनेट के सामने लेकर गया। आप जानते हैं एक्साइज पॉलिसी जो है वो कैबिनेट, जिसको कि हेड करते हैं चीफ मिनिस्टर, और जिसमें सारे मंत्री लोग होते हैं, सारे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उनके सामने मैंने प्रस्तुत करी और उसको वहां से अप्रूवल मिली। अब मेरा पहला स्टेप मेरा पूरा हो चुका था, मेरी प्लानिंग पूरी हो चुकी थी। अब मुझे उसको इंप्लीमेंट करना था, एग्जीक्यूट कराना था, जो कि बहुत बड़ा काम था, क्योंकि असली में जो ऑक्शन कंडक्ट करने के बाद ही तो मुझे रेवेन्यू मिलेगी। तो पॉलिसी तो अच्छी बन गई, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना जरूरी था। इस बीच में मैंने पाया कि जो ऑफिसर नया आदमी नियुक्त किया गया था उस पोस्ट के ऊपर, जिसके बारे में मैंने मुख्यमंत्री से कहा था, जो कि पोस्ट कलेक्टर की पोस्ट कहलाती है, उसने भी कुछ लिंक्स जो थे लोगों के साथ बना लिए थे और मुझे यह उचित नहीं लगा, क्योंकि एक बहुत ही निष्पक्ष आदमी कलेक्टर का होना बहुत आवश्यक है। तो मैंने दोबारा मुख्यमंत्री के पास गया और मैंने कहा कि साहब, ये आपने जो अधिकारी लगाया है, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है, ये अधिकारी अच्छा है, लेकिन मैं एक और अधिकारी आपसे चाहूंगा और इस बार मुझे एक यंग आईएएस ऑफिसर दीजिए, हार्डली 5-7 साल की सर्विस का, जिसकी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी जो है उस पर कोई डाउट ना हो और वो एफिशिएंट भी हो, इफेक्टिव हो, डिलीवर कर सके। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे ये इसलिए चाहिए क्योंकि मैं चाहता हूं एक सस्पेंस क्रिएट करना लोगों के मन में कि कौन आदमी आकर अल्टीमेटली ऑक्शन कराएगा। अगर मेरे पास एक चॉइस होगी कि 2 अधिकारियों में से कोई भी आदमी जा सकता है ऑक्शन कराने, तो उसके साथ लोगों की रिलेशन या लिंक्स नहीं बन पाएंगी और मेरा काम आसान हो जाएगा। तो उन्होंने एक आईएएस अधिकारी की नियुक्ति कर दी एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए,
मैंने किसी को यह नहीं बताया कि मैं अल्टीमेटली इससे ऑक्शन कंडक्ट करवाने जा रहा हूं। उसके बाद अब पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का वक्त आया, तो सबसे पहले यह क्वेश्चन आया कि हमने ऑक्शन कहां से शुरू करना है। तो मेरे मंत्री जो थे बहुत पुराने अनुभवी मंत्री थे, लेकिन हर एक के अंदर कुछ न कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ बुराइयां होती हैं। मैं यही कहूंगा कि वो एक अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन कुछ मुद्दों के ऊपर उनकी कुछ लिमिटेशंस थी और मुझे वो पता थी। तो मैं समझ गया कि मुझे अगर अच्छी रेवेन्यू चाहिए तो मुझे हो सकता है कुछ बातों में ये मंत्री को नागवार गुजरे, लेकिन मुझे वो कराना आवश्यक होगा। तो जब ऑक्शन स्टार्ट करने का जिले की बात आई तो मैं चाहता था कि करनाल जिले से ऑक्शन शुरू की जाए, क्योंकि करनाल में पिछले साल लाइसेंसीज ने काफी रेवेन्यू अर्जित करी थी। अब आप जानते हैं, देखिए, जो जहां पर पैसा लोगों ने कमाया होगा वही तो वो बिड कर सकेंगे। अगर कहीं पर ऑक्शन पिछले साल फेल हुई थी, वहां से तो आप दोबारा स्टार्ट नहीं करेंगे। और आप जानते हैं कि ऑक्शन जो है हर जिले में एक दिन होती थी। तो मान लीजिए हरियाणा में 12 जिले हैं, तो मुझे हर दिन एक एक जिले में जाकर ऑक्शन करवानी थी। तो अगर मेरी शुरुआत ही खराब हो जाएगी तो बाकी जिलों पर तो खराब होना ही होना है। तो मैं शुरुआत अच्छी करना चाहता था, तो तभी मैंने करनाल जिले का नाम लिया, क्योंकि वहां लोगों ने पिछले साल लाइसेंसीज ने पैसा कमाया था, तो जाहिर है कि वो बिड भी करेंगे। मंत्री महोदय वहां से नहीं चाहते थे, वो चाहते थे फरीदाबाद से। फरीदाबाद में पिछले साल नुकसान हुआ था और मंत्री महोदय, जो भी वजह हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, वो चाहते थे कि फरीदाबाद से हो। उनका शायद मंशा ये थी कि भाई पिछले सालों में जितनी इंक्रीज आई है उतनी ही रहे, उससे ज्यादा लाने की क्या जरूरत है। और मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे 25% इंक्रीज देनी थी और पिछले सालों में सिर्फ 9 से 10% आई थी। शायद मंत्री महोदय उतने से ही संतुष्ट थे, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं था और मुझे मुख्यमंत्री का पूरा प्रश्रय मिला था, क्योंकि एथिकल काम करने में वो हमेशा सपोर्ट करते थे मुख्यमंत्री। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि सर, अब ऑक्शन स्टार्ट करनी है और मैं चाहता हूं करनाल से हो, लेकिन मंत्री महोदय शायद फरीदाबाद से चाहते हैं। उन्होंने मेरा आर्ग्यूमेंट सुना और मैंने उनको बताया कि अगर मैं करनाल से शुरू करूंगा, ऑक्शन मेरी सक्सेसफुल होगी, और जब पहली ऑक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी तो आगे भी सक्सेसफुल होगी। ही एग्रीड विथ मी एंड ही सेड, go and tell the minister politely that you have talked this thing with the chief minister and chief minister wants that it should start from Karnal. So I went to the minister और उनसे मैंने बड़े पोलाइटली कहा कि सर, मुख्यमंत्री जी से इस बारे में बात हो चुकी है, सरकार की रेवेन्यू का मामला है, तो हमें करनाल से स्टार्ट करने दीजिए। अंततोगत्वा हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू हो, और आप भी तो यही चाहते हैं कि डिपार्टमेंट के अंदर रेवेन्यू बढ़े, आपका ही नाम होगा इससे। तो बहुत ज्यादा खुश तो नहीं थे, लेकिन वो मान गए। उसके बाद अब क्वेश्चन आया कि करनाल में जो ऑक्शन कंडक्ट करानी है वो किसने करानी है, और मुझे किसी तरह से करनाल में 25% इंक्रीज देना आवश्यक था। करनाल में जो लाइसेंसी था उसने पिछले साल हार्डली 8 से 9% इंक्रीज दी थी, और मुझे मालूम था कि वो इस साल से भी इससे ज्यादा नहीं देगा। हम लोग को कुछ इंजेन्युइटी करना जरूरी था, कुछ नया करना जरूरी था। तो मैंने इस आईएएस अधिकारी के साथ और अपने जो उस अधिकारी को जिसको मैंने सिलेक्ट करके डिप्टी एक्साइज टैक्सेशन कमिश्नर लगाया था, विचार विमर्श किया और हमने कहा कि किसी तरह से पहले दिन 25% इंक्रीज करने के लिए हमें कॉन्ट्रैक्टर चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो पूल कर जाते हैं, तो जब वो पूल कर जाते हैं तो आपस में जिले बांट देते हैं। वो कहता है कि तुम वहां से ले लो, मैं यहां से ले लेता हूं, और सभी को 8 से 9% इंक्रीज में वेंट्स मिल जाएंगे। तो उनको तो फायदा ही फायदा है, सरकार को नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि जहां 25% इंक्रीज आनी चाहिए, वहां पर अगर कलूड कर जाए, कलूसिव हो जाए, पूलिंग हो जाए, तो रेवेन्यू तो डाउन जाएगी जाएगी। तो हमारे ऑफिसर्स ने, इन 2 ऑफिसरों ने मेहनत करी और पंजाब से एक लाइसेंसी को लेकर आए, और उस लाइसेंसी को हम लोगों ने कहा कि आपने हमारी पहली बिड पहले जिले के अंदर 25% की देनी है, और अगर आपको नुकसान भी इसके बाद होता है,
आप हमारी खातिर ये मान लीजिए। वो एक बहुत ही सुलझा हुआ लाइसेंसी था। उसने हमारे अफसर की बात मानी और उसने कहा कि साहब करनाल के अंदर जो बिड है, चाहे कोई कुछ भी बिड लगाए, मैं 25% से कम बिड नहीं होने दूंगा ताकि आपके डिपार्टमेंट की रेवेन्यू शॉर्टफॉल ना हो। फिर मेरे जो जिले के अधिकारी थे जहां पर जो कंडक्ट कराते थे, तो देखिए क्या होता था कि कंडक्ट करने के लिए हेडक्वार्टर से ऑफिसर जाता था, लेकिन उसको कोऑर्डिनेशन करना होता था डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के साथ। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को मैंने ये पता नहीं चलने दिया कि मैं इन 2 अधिकारियों में से किसको ऑक्शन कंडक्ट कराने भेजूंगा। तो करनाल में एक दिन पहले मैंने इस आईएएस अधिकारी को नियुक्त किया और कहा तुम जाओगे और ये ऑक्शन कंडक्ट करोगे। वो वहां गया, रात को उसने मीटिंग करी और अगले दिन उसने जो है ऑक्शन वहां कंडक्ट करी। और जो वहां का सिटिंग लाइसेंसी था उसने वही बिड दी जो पिछले समय की जो बिड थी, 8 से 9% की उसने बिड दी। और पंजाब से जो लाइसेंसी लाया गया था वो लाइसेंसी जो है उसने खड़े होकर 25% की बिड दे दी और जो सिटिंग लाइसेंसी था वो वहां से आउस्ट हो गया। तो जब वो सिटिंग लाइसेंसी वहां से आउस्ट हो गया तो बिड जो थी इस लाइसेंसी को चली गई जो कि 25% दिया था। तो अब जाहिर है कि सबको समझ में आ गया कि 25% से कम बिड पर जो है कोई बिड नहीं उठेगा। तो जो आदमी यहां से आउस्ट हुआ था करनाल से, वो भागा अगले जिले में और अगले जिले में जाकर उसने 25 से भी ज्यादा की बिड दी और वहां सेलेक्ट हो गया। तो वहां पर जो सिटिंग लाइसेंसी था वो वहां से हट गया, तो वो अगले जिले में भागा और उसने अगले जिले में वाले को हटाया और वहां पर 28% दी। इसी तरह से इंक्रीज होती चली गई रेवेन्यू, 25 से 26, 28, 30 और अल्टीमेटली 12 के 12 जिले जो थे वो मेरे जो थे लगभग 30% पर पहुंच गए। आखिर में जाके 2 जिले थे, एक मुख्यमंत्री का अपना जिला था और एक मंत्री महोदय का जिला था। हम लोगों ने जानबूझ के इन 2 जिलों को लास्ट में रखा था क्योंकि मेरे लिए आवश्यक था कि एक टेम्पो बनाना और मैं नहीं चाहता था कि उस जिले को पहले रखा जाए जो मंत्री का अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है या चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो मैंने उन जिलों को सबसे लास्ट में रखा और जब बाकी जिलों में 25 से 30% इंक्रीज हो गई तो अब उनके ऊपर मानसिक दबाव पड़ा मंत्री के ऊपर और हम लोगों ने उनसे कहा कि देखिए अब अगर आपके जिले में इससे कम जाएगा तो आपकी रेपुटेशन इससे खराब होगी, तो आप भी इंश्योर करिए कि किसी भी तरह से आपके जिले में ऑक्शन 30% के आसपास जाए। यही बात हम लोगों ने मुख्यमंत्री को कही। मुख्यमंत्री तो हमारी बात समझते थे क्योंकि उन्होंने मुझे पूरी तरह से सपोर्ट किया था और इस बीच में मेरे पर तरह तरह के दबाव जो थे वो लाए गए पॉलिटिशियन से, लाइसेंसीज से, और उन्होंने कहा कि साहब आप 9 से 10% पर ही क्यों नहीं संतुष्ट है और आप इसी पर रहने दीजिए, आपने 3 साल रहना है फिर चले जाना है, हमको रेवेन्यू अर्न करने दीजिए। मैंने कहा नहीं, मेरा मकसद है कि मैंने इस बार जो प्रॉमिस किया है 25% इंक्रीज रेवेन्यू का वो मैं दे कर रहूंगा और मैंने उनकी सारी बातें नजरअंदाज कर दी और यही कारण है कि मैंने अपनी शुरुआत एक्साइज की रेवेन्यू की करनाल से करके 25 से लेकर 30% इंक्रीज दी। आप सोचिए कि 1/4 इंक्रीज आना कितनी बड़ी बात है। मुख्यमंत्री ने जब मैंने प्रस्तुत किए सारे आंकड़े और मैंने कहा कि साहब देखिए इस प्रकार से जो है इंक्रीज की गई है, तो वो बहुत संतुष्ट हुए और मुझे भी एक आत्मसंतोष मिला क्योंकि जो फाइनेंस सेक्रेटरी से मैंने प्रॉमिस किया था कि 1200 करोड़ के ऊपर मैं 25 से 30% इंक्रीज दूंगा, वो मैंने उनको अर्जित करके दी, जिस कारण से हरियाणा प्रदेश के अंदर तरह तरह के विकास कार्य चल पाए। और ये 3 साल की अवधि जो मैंने एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर के रूप में हरियाणा में व्यतीत करी, उससे मुझे इस बात का लगने लगा कि सिविल सर्वेंट अगर चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है, बस थोड़ा इनिशिएटिव, थोड़ा ड्राइव, थोड़ा कमिटमेंट, थोड़ी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, क्रिएटिविटी, इनोवेशन हो।